नमस्ते। मेरे साथ प्रोफेसर केएल जौहर साहब बहुत ही सीनियर एजुकेशनिस्ट और दो दो यूनिवर्सिटी के मतलब एक यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो वीसी पूरा जीवन इन्होंने अध्यापन में बिताया और अब जब जब रिटायरमेंट के बाद एक दूसरा पैशन है, इन्होंने 30 से के करीब किताबें लिखी हैं और वो भी ऐसी किताबें जो हम लोगों को हरदम लगता है कि इस विषय पे किताबें कम हैं। भगत सिंह पे लिखी, अजीत सिंह साहब पे लिखी, भारत के जो क्रांतिकारी हैं उस पे लिखी, अद्भुत है। और अभी हाल फिलहाल जो इन्होंने किताब लिखी है, ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, एक जगह संकलन करते हैं भारत के जो प्रमुख एजुकेशनिस्ट हैं। तो मैंने जब इनसे आग्रह किया, मैंने कहा कि एक एक करके हम लोग बात करें, लेकिन शायद सबसे पहला नाम उसमें मदन मोहन मालवीय जी का आता है, महामना का आता है। महामना की बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता थी कि सत्यमेव जयते का किस तरह से उन्होंने ही इसको क्वाइन किया था दिल्ली कांग्रेस में। फिर एक चीज मुझे तो ये पता थी, फिर मैंने उसमें ज्यादा किया, जिसको प्रोफेसर साहब ने ठीक से किया है। वो टेक्निकली 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और चौथी बार जब वो 1933 में हुए तो उसके बाद वो जेल चले गए थे और इस वजह से उनकी जगह फिल करने के लिए नेली सेन गुप्ता जी को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन टेक्निकली वो 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात जो इतना बड़ा एक विश्वविद्यालय हम लोगों को दिया है, जो एक समय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में था और एक आदमी के एफर्ट से। प्रोफेसर साहब स्वागत है। सबसे पहले तो महामना को ही याद हम लोग कर लें, क्योंकि उनको याद करने से मैं तो ये मानता हूं कि जो भी एजुकेशनिस्ट है हिंदुस्तान के, जो पहले 2-3 लोगों में नाम लिखा जाएगा तो उसमें महामना का नाम हरदम रहेगा। उनकी कुछ आपने जो ये लिखा है, क्यों इंस्पायर किए, और महामना की सबसे ज्यादा दो तीन चीजें जो आपको इंस्पायर करती हैं वो भी जरा बताइए प्रोफेसर साहब। बहुत धन्यवाद अनंत साहब। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं धन्यवादी हूं कि आपने रिपब्लिक इंडिया पर और आप जैसे जर्नलिस्ट के सामने बैठकर कुछ मदन मोहन मालवीय पर कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मदन मोहन मालवीय मेरी समझ में एक बहुत उत्कृष्ट कोटि के विद्वान थे, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जब तक वो चौथी श्रेणी में आए तो अपने परिवार के लोगों के साथ वो संस्कृत भाषा में बात किया करते थे, और जब बड़े हुए 12-13 साल की आयु में तो उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, और वो भी अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ। और जब और बड़े हुए तो स्कॉलरशिप मिला और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स करके वापस इलाहाबाद आए। 1886 में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कैलकाटा में हुआ तो उसमें दादा साहब नारोजी कांग्रेस के प्रधान थे और मदन मोहन मालवीय ने उसमें एक बहुत बढ़िया भाषण दिया और दादा साहब ने इनकी भरपूर प्रशंसा की। इनका हौसला बढ़ा, ये वापस आ गए। 1891 में 1891 में इन्होंने लॉ की परीक्षा पास कर ली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुड़ के कभी नहीं देखा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी वकालत शुरू की। 1893 में हाई कोर्ट चले गए और अगले 3 साल में ही इनकी गिनती बड़े बड़े वकीलों जैसे पंडित सुंदरदास, पंडित मोतीलाल नेहरू, काटजू जी, ऐसे प्रसिद्ध वकीलों में इनकी गिनती शुरू हो गई। परंतु इनके मन में एक कसक रहती थी हमेशा कि हम गुलाम, हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंडर पिस रहे। 1911 में इन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया था वकालत से, और फिर 1911 में वकालत को तला दिया और अपना सारा काम, सारा समय समाज सुधार के कामों में लगा दिया। ये एक बहुत बड़े प्लूरलिस्ट थे। आजकल तो प्लूरलिस्ट होना भी जुर्म है।
पाप। परंतु आपने और आपके दर्शकों ने बहुत कम सुना होगा कि इनकी सबकाज श्रीवास्तव थी, परंतु कभी इन्होंने अपने नाम के साथ श्रीवास्तव नहीं लिखा। इनका नाम मदन मोहन मालवीय था, और मालवीय भी इसलिए कि इनके पूर्वज मालवा रीजन मध्य प्रदेश के थे और वहां पर रहते थे। फिर रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश आए और इसलिए इनका नाम मदन मोहन मालवीय पड़ गया। परंतु जब इनकी बुद्धि, विवेक और कर्मठ स्वभाव को देखा, बनारस के बहुत सारे पंडितों ने, ब्राह्मण वर्ग ने, शिक्षकों ने तो एक मीटिंग बुलाई बहुत बड़ी, और उस मीटिंग में ये कहा कि इनकी संस्कृत का मुकाबला तो हम भी नहीं कर सकते, जो ये भागवत गीता पर बोलते हैं हम भी नहीं बोल सकते। तो उन्होंने इनको पंडित की उपाधि दी। उसके बाद इनका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय पड़ गया। इनका 1911 में ये दृढ़ विश्वास हो गया कि जब तक भारतवर्ष के लोग एजुकेटेड नहीं होते तब तक भारतवर्ष जल्दी से आजाद नहीं होगा। इनका ख्याल एकदम उधर चला गया कि मुझे एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय का उद्घाटन करना है, उसको बनाना है। इन्होंने अभियान शुरू कर दिया कलेक्शन का। 3 बातें बताऊंगा इसके बारे में। नंबर 1, कलेक्शन के अभियान में ये बिहार में आज दरभंगा का राजा उस वक्त होता, छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, उनके पास गए। उन्होंने ब्लैंक रिफ्यूज कर दिया कि मैं एक करने में नहीं दूंगा पंडित जी आप। पंडित जी नम्रता के धनी थे, वो नीचे उतरे इनके महल से, और शाम को उनके घर के नीचे ही एक प्रेयर मीटिंग कर ली। भागवत गीता पर बहुत सुंदर व्याख्यान दिया। महाराजा ने भी इनकी कथा अपनी खिड़की के से सुनी, और अगली सुबह को ही पंडित जी को ऊपर अपने घर बुलाया और उनको 25 लाख रुपए का अनुदान यूनिवर्सिटी के लिए दिया, और माफी अलग से मांगी कि मैंने पहले आपको क्यों इनकार दिया, इसका मतलब मुझे भी समझ में आया। दूसरा था निजाम ऑफ हैदराबाद। उनके पास कहानी जो है और भी रोचक है। निजाम के पास गए और अनुदान के लिए प्रार्थना की यूनिवर्सिटी के लिए। निजाम ने कहा कि आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी है, तो हिंदू के नाम से निजाम चिढ़ गया। ये भारतीयता के साथ साथ, राष्ट्रवाद के साथ साथ इस बात का इनको बिल्कुल ख्याल था कि हिंदू होना कोई पाप नहीं है, हमारा सनातन धर्म बहुत ऊंचा है। ये तो उसमें कुरीतियां जो आ गई हैं उसके मैं विरुद्ध हूं, परंतु जो हमारे वेदों की शिक्षा है वो तो बहुत महान है। इनको तो वेद पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, इनको तो पूरा ज्ञान था। इसलिए इन्होंने कहा कि नाम तो वही रहेगा निजाम जी, आपने अनुदान दीजिए तो आपकी कृपा हो। निजाम ने मना कर दिया। इन्होंने अपना गमछा उतारा गले से और फैला दिया। बोले निजाम जी जो कुछ भी आपने देना है इसमें डाल दी। निजाम के पास उसकी चप्पल पड़ी थी, चप्पल उठाकर नफरत की निगाह से उस गमछे में डाल दी। गमछा समेटकर मदन जी उसके चुबारे से नीचे उतरे और उसी दिन अखबारों में एक विज्ञापन दे दिया कि अगले दिन 11 बजे मेन बाजार में निजाम के चप्पलों की नीलामी होगी। और इससे निजाम को जब पता चला तो निजाम बहुत घबराया। उन्होंने मालवीय जी को बुलाया,
ढेर सारा धन दिया यूनिवर्सिटी के लिए और माफी अलग से मांगी। बस संक्षेप में तीसरे राजा का वर्णन करूंगा। ये काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह के पास गए। प्रभु नारायण सिंह गंगा स्नान करके बाहर निकले थे कि पंडित जी से उनसे निवेदन किया कि आपके नगर में मेरी इच्छा है कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बने, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी है, इसी तरह का मैं एक विशाल विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं। बहुत खुश हुआ प्रभु नारायण। उसने कहा बोलो मेरे से क्या चाहिए। कहता आपका ये नगर है, आपकी बहुत जमीन है, मुझे जमीन दीजिए इस विश्वविद्यालय के लिए। मुस्कुराए प्रभु नारायण सिंह। उन्होंने कहा पंडित जी आप ऐसा कीजिए, सुबह जब सूरज उगे तो पहली किरण के साथ आप चलिए और उदय सूरज होने तक, शाम ढलने तक जितनी धरती आप नाप लेंगे उतनी धरती में, उतनी जमीन में विश्वविद्यालय के लिए दे दूं। उन्होंने सुबह चलना शुरू किया और शाम तक थके मांदे 1370 एकड़ जमीन माप डाली और प्रभु नारायण सिंह ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वो 1370 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी के लिए लेते थे। आज बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पास भी 1370 एकड़ जमीन नहीं है। इतनी बड़ी जमीन के लिए उन्होंने शुक्रगुजारी की प्रभु नारायण सिंह के सामने और फिर धन जुटान में झुका। अगले 2-3 सालों में इन्होंने 1,64,00,000 रुपया, इमेजिन कीजिए उन दिनों में कितना पैसा था, यूनिवर्सिटी के लिए लिया। अब 4 फरवरी 1916 को एनी बसंत, जिन्होंने हिंदू सेंट्रल कॉलेज मद्रास में पहले ही एस्टेब्लिश किया था, एक आयरलैंड की फॉरेन लेडी थी और विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। लॉर्ड हार्डिंग आए, विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और बहुत सारे प्रिंसेस को बुलाया हुआ था जो बड़े हीरे जवाहरात पहनकर, पगड़ी लगाए हुए, उनमें भी हीरे जड़े हुए, वहां उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। इन्होंने गांधी जी को भी बुला लिया। अब गांधी जी चलने वाले थोड़े थे। गांधी जी की नजर जब उन शहजादों पर पड़ी, राजकुमारों पर पड़ी, जिन्होंने गले में हीरे जवाहरात, पगड़ी में हीरे जड़े हुए देखे, तो गांधी जी ने उन पर तरस कसा और कहा राजकुमारों, आपका यहाँ मालवीय जी ने स्वागत किया है, परंतु मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप ये सारे हीरे जो आपने गले में पहन रखे हैं, पगड़ी पे लगा रखे हैं, यदि आप स्वराज के लिए इनको दान कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा। कितना आपका त्याग होगा और कितना हमारा भला हो जाएगा। कुछ प्रिंस तो मालवीय जी से खफा होकर वहीं से चले गए, उन्होंने देना तो फिर क्या था, बाकी फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद चले गए। एक धेला भी नहीं मिला। और पंडित जी ने गांधी की तरफ मुखातब होकर कहा, गांधी जी आपका सच तो बहुत अच्छा था, परंतु आपके सच ने यूनिवर्सिटी को बहुत सारे फंड से वंचित कर दिया। जी जी जी। एक और बात जी प्रोसा, मैं एक और चीज, एक वाकया इसलिए क्योंकि वो दर्शकों को बताना मेरे ख्याल में जरूरी है, और मैं एक और चीज आपसे शेयर कर लूं। जब बीएचयू की बात आती है तो मेरे पिताजी बीएचयू से एमएससी किए और मेरी माँ ने सन 40 में और मेरी माँ ने सन 43 में, जब आप उस वाक्य का जिक्र भी करते हैं कि जब कैसे वो बीएचयू बंद हुई थी कुछ दिनों के लिए, और मेरी माँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी, तो मिड सेशन में उसको वहां से निकाल दिया, मतलब वो हटा दिया गया था क्योंकि वो स्वतंत्रता संग्राम वाले उसमें चली गई थी। तो फिर वो बीएचयू आई और फिर बीएचयू में डॉक्टर राधाकृष्णन तब तक वीसी बन गए थे। उस समय ही यूनिवर्सिटी का ये बना था कि यूनिवर्सिटी फिर खोल दी जाए क्योंकि अंग्रेजों ने बंद किया था।
और वो मेरी माँ को याद है जिस दिन मदन मोहन मालवीय ने सारे छात्रों को बुला के कहा कि भाई देखो, एक व्यवस्था हुई है, तुम लोग अगर कैंपस के अंदर फिर से ये सब करोगे, धरना प्रदर्शन या इसका, तो ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। और मैं मुश्किल से मना के डॉक्टर राधाकृष्णन को लाया हूँ। उन्होंने स्टूडेंट से डायरेक्टली बातचीत की और शायद काफी हद तक कंटेन करने में कामयाब रहे। लेकिन मेरी एक दूसरी बात आपसे, जो आपने अपनी किताब में लिखा और दर्शकों को भी, कम दर्शकों को पता है कि 1911 में जब टॉप लॉयर थे तब छोड़ दी वकालत, और फिर उन्होंने अपने वकालत का गाउन 1924 में, जब चौरी चौरा के 177 आरोपियों को फांसी की सजा हो गई थी, तब फिर एक ही बार जीवन में फिर उसके बाद पहना। उसकी जरा बताइएगा, वो थोड़ा मेरे ख्याल में आवश्यक है दर्शकों को जानना। बहुत आवश्यक है। 1922 में गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू किया था, चरम सीमा पर था, और उस वक्त बहुत हिंदुस्तानियों का यही ख्याल था, पर विशेषकर नौजवान क्रांतिकारियों का, जैसे भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है, उनका ये विचार था कि अब अंग्रेज भाग जाएंगे। परंतु जब 1922 में चौड़ी चौड़ा में एक पुलिस स्टेशन को उपद्रवियों ने आग लगा दी, क्रांतिकारियों ने आग लगा दी, तो 22 पुलिसमैन आग की भेंट चढ़ गए, जलकर मर गए। अब गांधी जी को तो मंजूर नहीं था, उनकी तो पहली शर्त थी अहिंसा पूर्वक होना चाहिए आंदोलन, तो गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। अब क्रांतिकारियों को इससे बड़ी चिढ़ हुई। इवन पंडित मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास जैसे लोगों ने अलग से एक आउटफिट विद इन द कांग्रेस पार्टी बना लिया, स्वतंत्र पार्टी के नाम से। अब 1924 में उस केस का, जो चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट आग का हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे, फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट। उस समय 13 साल के बाद मालवीय जी ने फिर से वकालत का कोट पहना और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंग्रेज जज था चीफ जस्टिस वाल्टर मॉर्गन, उसके अध्यक्षता में वो पीठ थी। उन्होंने केस को 2 घंटे की आर्गुमेंट्स जो मदन मोहन मालवीय ने दी, उसके बाद ये निर्णय दिया कि 156 कैदी 177 में से तो रिहा किए जाते हैं, बाकी जो लोग हैं उनकी फांसी को हम उम्र कैद में परिवर्तित करते हैं। ये मदन मोहन मालवीय का एक ऐतिहासिक निर्णय अर्जित किया इन्होंने, और वाल्टर मॉर्गन ने पंडित जी को बुलाकर कहा, पंडित जी आज आपने कमाल की एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी, आपकी आर्गुमेंट्स के सामने मेरे लिए कोई और चारा नहीं था कि मैं इतने कैदियों को रिहा कर देता। ये 1924 में एक बार फिर उन्होंने प्रूव किया। एक घटना और 1924 की, वर्धन साहब, बहुत बड़ी प्रसिद्ध घाट मालवीय के जीवन में। आज जो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार इंग्लिश वाला और हिंदुस्तान हिंदी वाला, ये आधे हिंदुस्तान में बढ़ते हैं, ये 1924 में बंद होने की कगार पर आ गए। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत कमजोर हो गई। मदन मोहन मालवीय ने कहा आप चिंता मत कीजिए। इन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जे.आर. जैकर और कुछ अन्य, घनश्याम दास बिरला, इन लोगों को मिलकर धन इकट्ठा किया और हिंदुस्तान टाइम्स को दिया। हिंदुस्तान टाइम्स का पुनर्जीवन हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के इसलिए सहायता की क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स उस वक्त एक बैलेंस पेपर था और बहुत तीखे लेख लिखता था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। ये घटना भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1924 में ये जो पुनर्जीवन हुआ इन पेपर का, ये भी कमाल का था। अब मैं आता हूं मेन घटना पर। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
उसी वक्त ये पता लग गया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो क्रांतिकारियों का गढ़ है। यहाँ तो सिद्धार्थ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल को तो खैर पहले फांसी हो चुकी थी, लेकिन वो भी इन्हीं के कांटेक्ट में आया था। और मनमथ नाथ गुप्ता जिसकी पुस्तक बंदी जीवन बहुत प्रसिद्ध होकर मार्केट में आई, इस ऐसे सरीखे सब जितने क्रांतिकारी थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऊपर थे। 1939 में बहुत उपद्रवी हुए। 1942 में जब गांधी जी ने कॉल दी क्विट इंडिया मूवमेंट की, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दूसरे भारतवासियों को ये कहा डू और डाई, करो या मरो, जब ये दो नारे दिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सब विद्यार्थी, आपने जिक्र किया कि आपके माता जी उस वक्त 1943 में वहां पढ़ते थे, तो उनको तो बहुत इस बारे में ज्ञान होगा ही। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सोचा कि ये यूनिवर्सिटी तो बंद होने का कारण है, क्योंकि लिनन थगो था उस वक्त वायसराय इंडिया का। लिनन थगो ने यूनिवर्सिटी के सारे फंड रोक दिए, ग्रांट्स रोक दी, और यूपी के गवर्नर को कह दिया कि सख्ती करो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कोई हक नहीं कि हमारे फंड पर चलने वाली यूनिवर्सिटी हमारे खिलाफ नारे लगाए रोज और गांधी जी की इतनी सहायता करे। इतने में मदन मोहन मालवीय ने अप्रोच किया डॉक्टर राधाकृष्णन को, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में थे। वहां से उन्होंने कहा मैं 2 दिन हफ्ते में आऊंगा। मालवीय जी ने अनुरोध किया कि नहीं, आपको तो जरूर आना ही पड़ेगा। साल भर लिया डॉक्टर राधाकृष्णन ने, फिर 1943 में ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ऑडियंस सीख की लिनन थगो के साथ। टाइम दिया गया। When he went to Delhi to meet the Viceroy, he was all fire. He emitted fire. He was full of anger and indignation against the Indians. Dr. Radhakrishnan to Radhakrishnan थे. He said cool, placid, calm, like cucumber. बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे रहे और आधा घंटा उनका लेक्चर सुना। उसके बाद कहा, योर एक्सेलेंसी, may I speak a few words? Yes, you may go on. राधाकृष्णन ने अपनी काम परंतु लर्नेड आवाज में ये कहा कि मैं थ्रू आउट माई लाइफ, चाहे मैसूर में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, हैदराबाद, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हो, मैंने सारा समय एकेडमिक्स में बिताया। मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। ये मैं नहीं कहता कि मैं साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई इसमें एक्टिव रोल नहीं है। मेरा रोल केवल एजुकेशन देना। आप यकीन मानिए कि मैं जाकर सिचुएशन को कंट्रोल करूंगा और अपनी ओर से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यकीन मानिए, डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रेजेंस में उन्होंने यूपी गवर्नर को टेलीफोन लगाया और फिर उनसे कहा कि देखिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सारी ग्रांट्स रिलीज कर दीजिए और उनकी यूनिवर्सिटी में कोई दखल अंदाजी मत कीजिए। अब डॉक्टर राधाकृष्णन जाने और उनका काम। और इससे सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने जब ये देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी जो मैंने बड़े शौक से बनाई थी बच गई है, तो उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का आभार प्रकट किया। डॉक्टर राधाकृष्णन 1948 तक इसके कुलपति रहे और फिर जब उनको पंडित नेहरू ने बुलाकर एजुकेशन कमीशन का चेयरमैन बना दिया और यूनेस्को में भेज दिया, तब वो थोड़ा राजनीति में उभरे और आगे आए। ये राधाकृष्णन की अलग से कहानी है, लेकिन पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जब नवंबर 1946 में आखिरी सांस ली, तो उससे पहले उन्होंने ये कहा
कि राधा कृष्णन ने यूनिवर्सिटी को जो पुनर्जीवन दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने उनको एक बहुत बड़ी उपाधि दी, और महामना का टाइटल जो है ये महात्मा गांधी ने दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जब 20 साल अपार्थीड के खिलाफ लड़कर, कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़कर साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए, तो 3 लोगों से मिले। गोपाल कृष्ण नहीं प्रोफेसर साहब वो किस्सा किसी और दिन करेंगे थोड़ा, क्योंकि मैं दर्शक इतना लंबा देखते नहीं हैं, तो इसको यहीं पे रोकते हैं इस बात को। और जो राधा कृष्णन जी ने कर्मयोगी की उनको उपाधि दी थी, वो दर्शकों के साथ, दर्शकों को इस वादे के साथ कि इसका एक पार्ट 2 भी हम लोग करेंगे, जिसमें गांधी और टैगोर और राधा कृष्ण, ये अलग अलग सबके रोल को हम लोग डिफाइन करेंगे। उस दिन शायद हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे जब गांधी आए और कैसे उनका मार्गदर्शन मालवीय जी ने किया। मेरे ख्याल में आज के लिए बस इतना कहना चाहूंगा वर्धन साहब कि इट वाज लेट इन 2015 कि इनको भारत रत्न मिला और इनको याद किया गया। मेरे ख्याल में इनसे बड़ा शिक्षक, इनसे बड़ा जर्नलिस्ट, इनसे बड़ा प्लूरलिस्ट आजादी की लड़ाई में दूसरा मुश्किल से ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वर्धन साहब आपका। थैंक यू प्रोफेसर साहब। लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि चाहे महामना हो और चाहे इन लोग को भारत रत्न इनसे छोटा है, ये लोग बहुत बड़े हैं उससे, और भारत रत्न देख के शायद भारत रत्न की नहीं क्या अपनी इज्जत बढ़ाई है, उससे महामना की इज्जत नहीं। और आपकी बात से मैं वाकिफ हूं कि भाई देश को कम से कम ये तो दे देना चाहिए था, लेकिन उससे कोई महामना की, मुझे लगता है भारत रत्न की इज्जत बढ़ी है महामना को देखे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।